ये बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 विषय सामाजिक विषय इकाई 2 हमारा प्राकृतिक वास पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया पृथ्वी की गतियों के बारे में, मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया परिभ्रमण या घूर्णन के बारे में बताया, परिक्रमण के बारे में बताया, परिक्रमण का प्रभाव के बारे में बताया, दिन के विभिन्न समय के बारे में मैंने बताया, जैसे उषा काल, सूर्योदय, दोपहर या फिर मध्याह्न, सूर्यास्त, गोधूली, मध्यरात्रि, परिक्रमण के बारे में बताया, परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव के बारे में भी मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया। अब हम आप लोगों को बताएंगे दिन और रात की अवधि में अंतर क्या है। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी का अक्ष क्या होता है, सदैव एक ओर झुका रहता है। इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। ध्यान देंगे इस बात को। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में का अधिकांश भाग सूर्य प्रकाश में रहता है। तब यहाँ पर रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन लंबे क्यों होती हैं? क्योंकि अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है, इसलिए यहाँ पर रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। उस समय दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग अंधकार में रहता है, अंधेरे में रहता है, और वहाँ रातें क्या होती हैं, लंबी और दिन छोटे होते हैं। प्रिय बच्चों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः 6 महीने तक प्रकाश का 6 महीने तक अंधकार रहता है। यानी 6 महीने प्रकाश में और 6 महीने अंधकार में रहता है। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। कितना होता है? 24 घंटे का दिन होता है। इसी कारण आर्कटिक प्रदेशों को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे आर्कटिक प्रदेशों को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त पर लंबवत होने की स्थिति में दक्षिण ध्रुवों की किरणें कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस समय दोनों गोलार्धों को सूर्य का प्रकाश मिलता है, और उस समय क्या होता है, दोनों गोलार्धों को सूर्य का प्रकाश समान मिलता है, यानी कि बराबर मिलता है। अंततः सभी स्थानों पर रात दिन की अवधि बराबर रहती है। इस स्थिति को विषुवत भी कहा जाता है। ऐसे रात दिन की स्थिति का और अवधि बराबर होने पर क्या कहेंगे? इसे विषुवत भी कहा जाता है। कहा गया है प्यारे बच्चों, भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। कब? 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी पर प्रायः ऋतु परिवर्तन 3 कारणों से होता है। पहला है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, दूसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर
झुके रहना, और तीसरा है सूर्य की परिक्रमा के समय, सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी का उसी दिशा में झुके रहना। ये 3 कारण हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण ही सूर्य और पृथ्वी के मुख्य वृत्तों की सापेक्ष परिस्थितियां में परिवर्तन होते हैं, जो ऋतु परिवर्तन के रूप में प्रकट होते हैं। एक वर्ष में कितने ऋतुएं हैं? एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी और ऋतुएं हैं? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत एवं चौथा है बसंत ऋतु। चलिए हम पढ़ें। ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म संक्रांति के बारे में पढ़ेंगे हम। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की ओर झुका रहता है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध पर अधिक गर्मी पड़ता है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध के सभी स्थानों पर भी बराबर गर्मी नहीं पड़ता। ध्रुवीय क्षेत्रों में कम गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखिए दिया है, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे कम गर्मी पड़ती है। हम जैसे जैसे इस समय बता रहे हैं विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखिए प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है ग्रीष्म विषुवत के बसंत विषुवत, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी क्षेत्र बसंत, दक्षिणी क्षेत्र शिशिर, शीत ऋतु। यही चक्र हमेशा चलता रहता है। पृथ्वी का परिक्रमण तथा ऋतुओं के बारे में इस चित्र में दर्शाया गया है। दूसरा है शरद विषुवत, यानी कब शुरू होता है? 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत वृत्त पर क्या होता है? लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती हैं। कर्क और मकर वृत्तों पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती हैं, सेम होता है। तीसरा है शीत संक्रांति। उपयुक्त स्थितियों के विपरीत 6 महीने बाद 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में से में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। कब? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में यह महीना गर्मी की ऋतु का होता है। समझ गए? दक्षिणी गोलार्ध में यह महीना कौन सा होगा? गर्मी का ऋतु का होगा। वहाँ पर इस समय दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें के तिरछी होने के कारण शीत ऋतु होती है। हमारे वहाँ भी शीत ऋतु चल रही है, और कुछ दिन बाद जब शीत ऋतु खत्म होगा तो क्या होगा? बसंत ऋतु आएगा। चलिए अभी हम बता रहे हैं, उस समय शीत ऋतु में क्या होता है? वहाँ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। प्यारे बच्चों देखिए कहा गया, क्या आप जानते हैं नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। मध्य रात्रि में सूर्योदय का देश कहते हैं किसको? नॉर्वे को। चौथा है बसंत विषुवत। विषुवत शब्द का अर्थ है दिन और रात का बराबर होना, जिसे हम विषुवत शब्द कहते हैं, जिसमें दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो कब होता है? 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस समय दोनों गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश समान मिलता है, यानी दोनों गोलार्धों को सूर्य का प्रकाश समान यानी कि बराबर मिलने के कारण क्या होती है? दिन और रात बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा
दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। रात और दिन की अवधि मकर तथा कर्क वृत्तों पर बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा है आपका इकाई 2 हमारा प्राकृतिकवास पार्ट 3 पृथ्वी की गतिविधियाँ, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में आज आप लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जिन बच्चों को समझ न आए वो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।